हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं रीड सिलेबस के साइंस पोर्शन को। और उसके अंदर हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट सेशन में हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे। सेकंड सेशन में हमने आवर एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण के रिगार्डिंग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। और आज हम थर्ड सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली और मोस्ट ऑफ दी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पारितंत्र और इकोसिस्टम को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। बिकॉज आप साइंस पोर्शन के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, और उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आपके पुटअप होने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो इसको पूरा कंप्लीटली देखना है कि पारितंत्र क्या होता है, पूरा डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, थर्ड सेशन को। उसके लिए लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि सभी लोग जुड़ जाए। उसके बाद यदि नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप तक पहुंच सके और आप इनको क्लियर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पर्यावरण के बारे में, उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट की पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और उन जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर जो संबंध होता है उससे एक तंत्र बनता है, और उस तंत्र को पारितंत्र के नाम से हमने देखा था। और उस पारितंत्र को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके पारितंत्र, यानी इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छा टर्मिनोलॉजी है और काफी बार डायरेक्टली क्वेश्चंस आया हुआ है कि इकोसिस्टम व्हाट, इकोसिस्टम क्या होता है, आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जो जैविक और अजैविक घटक हमने देखे पर्यावरण के अंदर, उनका पारस्परिक जो संबंध होता है, उनके पारस्परिक संबंध से जो सिस्टम बन जाता है, जो तंत्र बन जाता है, उसको पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं, परिभाषा। तो देखिए, एक क्षेत्र के सभी जीव, अब वो जीव जैविक हो सकते हैं और अजैविक हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप देखिए, एक क्षेत्र के सभी जीव वो अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक पारितंत्र जैविक व अजैविक घटक होते हैं। डायरेक्टली समझ आ गया होगा आपको कि जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यदि घटक आपसे पूछे जाए तो वही 2 घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक के मैंने आपको पहले भी बताया था। जैविक घटक मतलब वो सभी घटक जो जिनके अंदर जीवन होता है, और अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता है। जैविक घटक के अंदर मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, पेड़ पौधे और जीव जंतु। वहीं अजैविक घटक के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, हवा, पानी, ताप। ये सभी अजैविक घटक है, इनमें जीव नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए आपके पास, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि, इस तरीके से ये होते हैं। तो आई थिंक पारितंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में आपको पता चल गया, सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पारितंत्र क्या होता है? सीधा सा है, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य एक पारस्परिक संबंध बन जाता है, और उन संबंधों से एक तंत्र बन जाता है, और वो तंत्र ही पारितंत्र कहलाता है या इकोसिस्टम कहलाता है। आई थिंक क्लियर। अब आगे बात करते हैं अपन पारितंत्र के प्रकार, यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम के प्रकार अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए, पारितंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है इकोसिस्टम। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है, सबसे पहले किसने दिया था? डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हुआ है कंपेटिटिव एग्जाम्स में कि इकोसिस्टम टर्म है जो कि सबसे फर्स्ट किसने दिया था, सबसे फर्स्ट इकोसिस्टम को किसने डिफाइन किया था, या सबसे फर्स्ट इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया था। तो आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम है A.G. टेंसले। क्या है? A.G. टेंसले, ठीक है, याद रखना है। A.G. टेंसले इसका साइंटिस्ट का नाम है, और ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा हुआ है, तो आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। फटाफट से याद कर लीजिए इसको, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। A.G. टेंसले ने इकोसिस्टम को सबसे पहले डिफाइन किया था, और उसके साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखिए, कब डिफाइन किया था? तो याद रखिए 1935 में डिफाइन किया था। कब? 1935 में। यानी डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके सामने कि इकोसिस्टम को A.G. टेंसले ने डिफाइन किया, सबसे पहले बताया इकोसिस्टम के बारे में, कब बताया? 1935 में बताया। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। एक तो साइंटिस्ट का नाम, कि इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, टर्म किसने दी, तो वो आपको याद रखना है। A.G. टेंसले ने। A.G. याद नहीं रहता है तब भी टेंसले आप याद रखें, ऑप्शन में आपको
पता चल जाता है। ठीक है, उसके अलावा सन पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम सबसे पहले किसने दिया था और कब दिया था, तो 1935 में दिया था और एजी टेंसले ने दिया था। आई थिंक याद रहेगा आपको अब तो। ठीक है, तो आगे से आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है क्योंकि काफी सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स में ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था। आई थिंक आगे चलते हैं। अब अपन बात कर रहे थे पारितंत्र के प्रकार या इसके टाइप्स, यानी इकोसिस्टम के टाइप है। तो बेसिकली दो प्रकार में इनको बांटा हुआ है। पारितंत्र को बेसिकली दो भागों में बांटा हुआ है, एक प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। दोनों याद रखिए, आपको दोनों लैंग्वेज में आपको यूज कर रहा हूं। पारितंत्र दो भागों में बांटा हुआ है। पारितंत्र को प्राकृतिक पारितंत्र जिसको नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, दूसरा मैन मेड या मानव निर्मित पारितंत्र या मैन मेड इकोसिस्टम। दोनों याद रखें, नाम से मीनिंग निकलता है। प्राकृतिक मतलब ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति में अपने आप ही बन गया है। लाइक आप देख सकते हैं, यहां लिखा होगा पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, यानी प्रकृति में ऑटोमेटिकली बन रहा है या ऑटोमेटिकली अपने आप से बना है, स्वयं प्राकृतिक रूप से बना है, इसलिए उसको क्या कहा गया, प्राकृतिक पारितंत्र। लाइक जंगल है, जंगल में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, उनके बीच में एक संबंध बन जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको जैसे हिरण वगैरह आपने सुने होंगे, हिरण वगैरह रहते हैं जंगलों में, तो उनको कौन खा जाता है, हिरण वगैरह खा जाते हैं। पेड़ पौधों को हिरण वगैरह खा जाते हैं। हिरण वगैरह को कौन खा जाता है, शेर, टाइगर ये वगैरह खा जाते हैं। तो बन गया एक सिस्टम, पहले जीव पेड़ पौधों को खाया हिरण ने, हिरण को खाया शेर ने, तो एक तरीके से श्रृंखला बन गई, सीधी श्रृंखला बन गई, तो वो श्रृंखला है। अगर यदि आपस में एक दूसरे से खाएंगे तो जाल बन जाएगा। तो आपको याद रखना है, प्राकृतिक पारितंत्र ऐसा पारितंत्र जो अपने आप बन गया, प्राकृतिक रूप से बन गया। जैसे कि आप जंगल याद रखिए, सागर याद रखिए, झील याद रखिए। ये क्वेश्चन है, काफी बार कंपेटिटिव एग्जाम से पूछा हुआ है कि जंगल किस प्रकार का पारितंत्र है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। तो ये भी उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या मानव निर्मित। नाम से मीनिंग निकलता है ऐसा पारितंत्र जिसको बनाएगा कौन, मानव, यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ पारितंत्र मानव निर्मित पारितंत्र कहलाता है। जैसे कि घर पे आप जलाशय बना लेते हैं, एक पोंड बना लेते हैं जिसमें मछलियां पालते हैं, आप सबको पता है। बगीचा होता है, जो गार्डन होता है, वो भी मैन मेड पारितंत्र है। ठीक है, जंगल अपने आप बनाए, जंगल तो सबको पता है अपने आप बनाए। और गार्डन जो बनता है अपन आसपास छोटा मोटा जो गार्डन बनवाते हैं, वो किसने बनाया, मानव ने बनाया, तो वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा या मैन मेड या मानव निर्मित पारितंत्र के अंदर आ जाएगा। तो बगीचे का उदाहरण इसमें आ सकता है, जंगल का उदाहरण इसमें आ सकता है। वैसे खेत है, खेत को भी कौन बनाता है, मानव बनाता है। जलाशय, इसको भी कौन बनाता है, मानव बनाता है। तो इनके बीच में डिफरेंस करते हुए आपको याद रखना है कि इन कितने प्रकार के पारितंत्र, दो प्रकार के, बेसिकली दो प्रकार के। ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में वो जो अपने आप बनाए प्रकृति में, जैसे कि जंगल का उदाहरण बहुत अच्छा है इसमें। उसी अलावा मानव निर्मित में वो पारितंत्र जिसको किसने बनाया, मानव ने बनाया, तो मानव निर्मित पारितंत्र। जैसे कि बगीचे का उदाहरण आप ले सकते हैं, खेत का उदाहरण ले सकते हैं, जलाशय का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चले कि पारितंत्र के घटक के बारे में देखें। पारितंत्र के घटक के बारे में अपन देखिए तो पारितंत्र को बेसिकली दो घटकों में मैंने अपने पढ़ा है। आपको मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, जब स्टार्टिंग किया अपन ने पर्यावरण के बारे में, तो सबसे शुरू से अपन पढ़ते आए कि पारितंत्र या पर्यावरण के अंदर दो प्रकार के घटक। कौन कौन से घटक, दो प्रकार के घटक। फर्स्ट वन जो घटक है वो जैविक घटक है, सेकंड वन घटक है वो अजैविक घटक है। ठीक है, पहला घटक जो कि जैविक घटक है, दूसरा घटक जो कि अजैविक घटक है। पर्यावरण के अंदर भी यही है, तो इकोसिस्टम के अंदर भी यही है। तो ये भी याद रखें, कितने घटक, दो घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखें। अब जैविक घटक क्या होते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। जैविक घटक ऐसे घटक या ऐसे जीव जिनमें जीवन संभव है, ऐसे घटक जिनमें क्या है, जीवन पाया जाता है, जीवन संभव है, वो जैविक घटक होते हैं। ठीक है, और अजैव, इनमें जीवन नहीं होता है। जैसे कि जैविक घटक के अंदर उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पे, पौधे और जानवर, और अजैविक घटक के अंदर हवा, जल और भूमि, ये सारे हैं। ठीक है, तो अजैविक और जैविक का मतलब भी आपको पता चल गया। उसके बाद आगे देखें अपन, तो जैविक अजैविक घटक तो यहीं तक सीमित है। जो जैविक घटक है उनको आगे और भागों में बांटा हुआ है। जैविक घटकों को आगे और भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा गया है, बेसिकली 3 भागों में, मेनली और मुख्य रूप से 3 भागों में आगे बांटा है। पहला उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता जिसको क्या कहते हैं, सॉरी, पहला है उत्पादक। क्या है, उत्पादक, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जानते हो ना, प्रोड्यूस करने वाला, बनाने वाला, खुद बनाने वाला, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। उसके बाद उपभोक्ता, क्या, उपभोक्ता, उपभोक्ता आप सबको पता है, कंज्यूमर। उसके बाद अपघटक, और अपघटक आप सबको पता होगा, डीकंपोजर। अभी बताएंगे इनके बारे में डिटेल से 1 बाय 1, अभी केवल क्लासिफिकेशन समझे। उसके बाद आगे देखें तो उत्पादक यहीं पर है, अपघटक यहीं तक सीमित है। उसके बाद उपभोक्ता भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
शाकाहारी हो सकते हैं और शाकाहारी को इंग्लिश में बोला जाता है हर्बीवोरस। मांसाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी को इंग्लिश में बोला जाता है कार्निवोरस। सर्वाहारी हो सकता है, सर्वाहारी को बोला जाता है ओमनिवोरस। और परजीवी जिसको पैरासाइट कहते हैं। यानी उपभोक्ता को आगे जाकर और 4 भागों में बांटा है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट से 4 भागों में बांटा हुआ है। किसको? उपभोक्ता को, कंज्यूमर को। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इनको अपन वन बाय वन डिटेल से। सबसे फर्स्ट वन अपन डिफाइन करते हैं अजैविक घटक को। देखिए, अजैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं। और अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक, यानी जिसमें जीवन संभव नहीं है, जिनमें जीवन नहीं होता है, उन सभी निर्जीव घटकों को क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? अजैविक घटक बनाते हैं। तो एग्जाम से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि जैविक घटक है, जैविक घटक हैं ऑप्शन में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, हवा पानी में मिलेंगे और इनमें से अन्य मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि आपको मैंने उदाहरण बताए, उदाहरण आप देख सकते हैं, हवा, पानी, प्रकाश, तापमान, ये अजैविक घटक है जिनमें जीवन संभव नहीं है, ये अजैविक घटक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। जैविक और अजैविक घटक के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट बात करें अब जैविक घटक के बारे में। ठीक है, अजैविक घटक कंप्लीटली याद हो गया होगा आपको। अजैविक घटक के बाद अपन बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। और जैविक घटक नाम से मीनिंग निकल रहा है बायोटिक, यानी जैविक, और जैविक नाम से मीनिंग निकल रहा है सभी सजीव, यानी कि जिनमें भी जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन संभव है, वो सभी जैविक घटक होते हैं। लाइक पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी जिसको फंगस कहते हैं, ये सभी मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, ये सभी जैविक घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब पढ़ते हैं इस जैविक घटक को, और आगे अपन ने क्लासिफाई किया था जैविक घटक को, और आगे अपन ने भागों में बांटा था। तो 3 भागों में अपन ने बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग है आपके पास, पहला भाग है उत्पादक। पहला भाग क्या है? उत्पादक। और उत्पादक के बारे में देखिए, सबसे फर्स्ट वन, उत्पादक क्या होता है? तो देखिए, सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जो कि अपना भोजन क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। यानी मोस्ट ऑफ दी, आपको डायरेक्टली याद रखना है, वो सभी पेड़ पौधे या हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, यानी कि आप कह सकते हैं जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल प्रकार की पिगमेंट पाया जाता है, लवक पाया जाता है, जिसको हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि पेड़ पौधों के अंदर ऐसा कौन सा लवक पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन सा लवक होता है? वो हरित लवक होता है। तो पत्तियों में पाया जाता है, ये भी पूछा हुआ है कहां पर पाया जाता है? पत्तियों के अंदर पाया जाता है। तो हरे पेड़ पौधों के अंदर जो पत्तियां होती है, उनके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, उसको कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे होगा समझ में। और प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वो सभी पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसीलिए इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे वगैरह आते हैं, उदाहरण इसके जो भी आते हैं, वो सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कौन से पोषी? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो स्वपोषी जितने भी हैं, वो सभी किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। स्वपोषी मतलब जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऑटोट्रोफिक, जितने भी ऑटोट्रोफिक है या ऑटोट्रोप्स है, वो सारे प्रोड्यूसर यानी उत्पादक में आते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा उत्पादक क्या होता है। ऐसे सभी हरे पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी भोजन खुद बनाते हैं। या फिर अपन कहें स्वपोषी जितने भी होते हैं। कौन? स्वपोषी जितने भी होते हैं, यानी जो अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन इसके बाद सेकंड पार्ट की। सेकंड भाग में जब हमने बांटा था, इसको 3 भागों में बांटा था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं अपन उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए, यानी अपने जीवन के लिए क्या करते हैं? परोक्ष और अपरोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस पर डिपेंड करते हैं? उत्पादों पर निर्भर करते हैं। यानी सीधी सी लाइन अपन कहें तो वो सभी जीव जंतु जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी भोजन के लिए
किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादकों पे। और उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे। जैसे कि ह्यूमन की बात करें अपन, मनुष्य की बात कर ले, सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किस पर निर्भर होता है? पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। खाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। तो आपको याद रखना है उपभोक्ता कौन होते हैं? वे सभी जीव जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उत्पादकों यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस लिए निर्भर रहते हैं? भोजन के लिए। तो ऐसे सभी जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहां तक। एक बार फिर से रिपीट करता हूं अपने शब्दों को। वो सभी जीव जो भोजन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब उसके बाद अपन ने इन उपभोक्ताओं को भी आगे जाकर भागों में बांटा था। तो निम्न भागों में इनको बांटा हुआ था, हमने देखा था। पहला वंश शाकाहारी, जिसको हर्बीवोरस कहा जाता है। शाकाहारी जिसको हर्बीवोरस कहा जाता है, नाम से मैंने निकला शाकाहारी। शाक मतलब हरे पेड़ पौधे, यानी ऐसे जीव जो कि क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, पौधे की पत्तियों को खाते हैं, यानी पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी आप सब जानते हैं इस शब्द से, जैसे कि बकरी हो सकती है, हिरण हो सकता है। वैसे ही मांसाहारी और मांसाहारी भी आप सब जानते हैं, कार्निवोरस इसको इंग्लिश में कहते हैं। मांसाहारी मतलब क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। अब वो मांस कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शेर हो सकता है, मगरमच्छ हो सकता है। वैसे ही सर्वाहारी, नाम से मीनिंग निकल रहा है, सर्वा मतलब सब को खाते हैं, यानी शाक भी खाते हैं और मांसा भी खाते हैं। शाकाहारी भी है और मांसाहारी। सबसे अच्छा उदाहरण है आपके पास मनुष्य, ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ठीक है, पेड़ पौधे से भी खाना खाते हैं और मांस भी खाते हैं, इसलिए इसको सर्वाहारी में काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है परजीवी। अब इसको समझिए आप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। परजीवी, परजीवी मतलब ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर में रहते हैं और उसी से ही भोजन लेते हैं। ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जो कि क्या करते हैं? दूसरे के शरीर में रहते हैं और उसी से ही भोजन करते हैं। यानी कि डायरेक्ट वन लाइन में अपन कहे तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों के शरीर में रहते हैं। ठीक है, एक तो हम हैं, मनुष्य हैं, जो कि केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उनके शरीर में नहीं रहते, बट दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, यानी पेड़ पौधों पर अपन निर्भर हैं। लेकिन परजीवी वो होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों के शरीर में रहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सब जानते होंगे, जू, जो आपके बालों में पाई जाती है, आपके हेड सिर में पाई जाती है, जो जू होती हैं, जो कि खून चूसती हैं, खाना खाती हैं, तो वो आपके ही शरीर में रहते हैं, आपके ही बालों में रहती है और वहीं पर वो खाना खाती हैं, वहीं पर वो खून चूसती हैं। जू कह सकते हैं, अमर बेल है। तो इसका मतलब ये है ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे के शरीर में रहते हैं, यानी शरीर में ही रहते हैं और उसी से ही वो भोजन करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल जू को आप सब जानते होंगे। जू वो जू चिड़ियाघर वाला जू नहीं कह रहा मैं, ये जू नहीं है, वो जू होता है जो आपके शरीर में काली काली सी कीटाणु टाइप में रहती है। आप सबको पता है, उसके बारे में बताना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो परजीवी आप समझ गए। उसके अलावा और भी काफी सारे परजीवी जैसे कि आपके शरीर में भी पाया जाता है। एक परजीवी ई कोलाई, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इस्चीरिया कोलाई। ठीक है, और काफी सारे एस्केरिस आपने नाम सुना होगा, आंत्र में पाया जाता है एस्केरिस। तो ये सारी क्या है? परजीवी जो दूसरे के शरीर में होते हैं, दूसरे के शरीर में ही रहते हैं और वहीं पर वो खाना पीना जो भी होता है वो वहीं पर लेते हैं, यानी होस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में वो रहते हैं और उनको क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब तो आ गया होगा समझ में। तो अपन ने पढ़ लिया अभी उत्पादक, और उत्पादक के बाद उपभोक्ता। उपभोक्ता के कुछ अलग भाग अपन ने किए, उनको अपन ने पढ़ा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट अपन देखते हैं, अपघटक। उसके बाद अपन इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, अपघटक। और अपघटक नाम से मीनिंग निकल रहा है ऐसे जीव जो कि किसका काम करते हैं? अपघटन का काम करते हैं। अपघटन का काम कैसे करते हैं? देखिए, जैसे कि फफूंदी हो सकती हैं, जीवाणु हो सकते हैं, जो कि मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों के अंदर रहते हैं और उनको विघटित करने का काम करते हैं। सड़े हुए और मरे हुए पदार्थों के अंदर, जीवों के अंदर रहते हैं और उनको अपघटित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी जीव होते हैं उनको अपघटक कहते हैं। लाइक आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं गाय ने गोबर कर दिया है, तो कुछ दिन में, 1-2 दिन के अंदर उसके अंदर छोटे छोटे कीटाणु आ जाएंगे, छोटे छोटे कीट आ जाएंगे, वो उसके अंदर रहेंगे और उसको खा खा के क्या कर देंगे? सूक्ष्म कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिट्टी का ढेर बन जाएगा। आपने देखा होगा काफी बार। और उसके अलावा आपने देखा होगा भोजन काफी दिनों से रखा जाता है तो उसमें फफूंदी आ जाती है, तो दैट इज क्या है? वो क्या है? अपघटक है। उसमें क्या हो गया? अपघटन हो गया। किसके द्वारा हुआ? कुछ जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है वो उसमें आए, फफूंदी उसमें आई, फंगस उसमें आया और उसको क्या कर दिया? अपघटक कर दिया। तो आपको याद रखना है, अपघटक मतलब अपघटन करना। अपघटक मतलब ऐसे जीव जो कि मृत या सड़े गले पदार्थ में रहता है और उसका क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक अपने बात की पारितंत्र की परिभाषा के बारे में, पारितंत्र के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद उसके भागों, उसके प्रकार को हमने देखा, 2 प्रकार के हैं। उसके बाद उसके घटक हमने देखे और घटक को हमने पूरा डिटेल से पढ़ा और आई थिंक ये घटक आपको याद रहे होंगे। और ये घटक यदि आपको याद है तो ये मान के चलना इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, एग्जाम में आता है, तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इनको समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन के साथ याद रखें और हो सके तो नोट्स भी साथ में बनाते रहे, क्योंकि टाइमिंग कम है। आपको दोबारा वीडियो ना देखने पड़े उसके लिए, रिवाइज करने के लिए आपको फटाफट से इसके नोट्स भी कवर कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने बात की पारितंत्र के बारे में, एक ओवरव्यू अपन ने ले लिया, डीपली इनके बारे में देख लिया। अब अपन बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। तो बात करते हैं अब खाद्य श्रृंखला के बारे में। और खाद्य श्रृंखला और इसको इंग्लिश में कहें तो फूड चेन। क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला और क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? फूड चेन। फूड चेन क्या होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया। यदि पारितंत्र के बारे में आपने समझ लिया, पारितंत्र के बाद में आपको समझ आ गया उसके बारे में, तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कुछ भी नहीं है, उसको आप ऐसे इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था आपको कि कोई पेड़ पौधा है, जैसे कि कोई पौधा यहाँ पर है, इसको खाया किसने? किसको खाया किसने? कीट ने खा लिया। और कीट को खाया किसने? मेंढक ने खा लिया। मेंढक को खाया किसने? सांप ने खा लिया। तो ये क्या बन गया? एक चेन बन गई, एक श्रृंखला बन गई। और ये श्रृंखला ही क्या है? खाद्य श्रृंखला है। किस बेसिस पे बनी? खाने के बेसिस पे। एक दूसरे को ये खा रहे हैं, यानी पौधे को पहले किसने खाया? कीट ने खाया। कीट को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। तो इस तरीके से ये क्या बन गई? एक चेन बन गई, एक श्रृंखला बन गई। और इस श्रृंखला को ही क्या बोला जाता है? खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। यहाँ पर इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। इसके उदाहरण से क्वेश्चन आता है और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं और खाने के बाद जो चेन एक तरीके से बनती है वही खाद्य श्रृंखला होती है। जैसा कि मैंने, आप जितनी अच्छी सीधी सी श्रृंखला बना के याद रखे वो, तो वो याद रखना बेटर है आपके लिए। बाकी एग्जाम्पल आपको समझने की कोशिश करना है, सोचने की कोशिश करना है कि वो जाल है या श्रृंखला है। आगे पता चल जाएगा जाल और श्रृंखला में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो श्रृंखला आपको समझ आ गई होगी। यानी श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है, किसके आधार पर बन जाती है? भोजन के आधार पर। यानी एक जीव दूसरे जीव को खाता है। और सीधी श्रृंखला में आपको बताऊं तो जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो पौधे को खाया किसने? लाइक पौधे को खाया कीट ने खा लिया, चूहे ने खा लिया, ये मान के चलो चूहा खा गया कीट को। ठीक है, इस पौधे को कौन खाया? चूहा खा गया। चूहे को किसने खाया? मेंढक खा गया। ठीक है, मेंढक को किसने खाया? सांप ने खा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन रही है? एक सीधी सी चेन बन रही है, एक सीधी सी श्रृंखला बन रही है। किस आधार पर? इनके खाने के आधार पर, यानी भोजन के आधार पर जो एक सीधी सी श्रृंखला बन जाती है वो श्रृंखला ही खाद्य श्रृंखला होती है। ये आपको याद रखना है। बाकी उदाहरण आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले घास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया शेर ने। तो ये क्या है? सीधी सी श्रृंखला बन गई। तो ये श्रृंखला ही खाद्य श्रृंखला है। क्यों है श्रृंखला तो बन गई, और खाद्य क्यों बोला? क्योंकि खाने के आधार पर यानी भोजन के आधार पर श्रृंखला बनी है, इसलिए इसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि पोषी स्तर क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पोषी स्तर क्या होता है। तो इसके अंदर डायरेक्टली यदि आपको खाद्य श्रृंखला समझ आ गई तो पोषी स्तर भी समझ आ गया। यानी खाद्य श्रृंखला का एक स्तर पोषी स्तर, दूसरा स्तर दूसरा पोषी स्तर, तीसरा स्तर तीसरा पोषी स्तर। तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या होता है? एक पोषी स्तर होता है, क्योंकि पोषण के लिए एक स्तर बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उनको पोषी स्तर कहते हैं। यानी घास के अंदर ऊर्जा है और उस ऊर्जा को लिया हिरण ने, तो यहां से ये ऊर्जा ट्रांसफर हुई, स्थानांतरित हुई, तो ये क्या हो गया? पहला पोषी स्तर हो गया पहला पोषी स्तर। आगे इससे शेर के अंदर जाएगी ऊर्जा, तो ये दूसरा पोषी स्तर। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला के अंदर प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं, जो किस बेसिस पे बनते हैं? भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसके बेसिस पे बन रहे हैं। पोषी मतलब पोषण और स्तर मतलब उसका हर स्टेप। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को एक पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ तक भी समझ में। आगे बात करें तो इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। ये भी आप याद रखें, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। आहार श्रृंखला की बात करें, यहाँ आहार जाल की बात नहीं करें। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक तरफ ही होता है। जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने, पेड़ पौधे को कीट ने खाया, कीट को मेंढक ने खाया, तो ऊर्जा का स्थानांतरण पेड़ पौधे से कीट की तरफ से मेंढक की तरफ। इस तरीके से एक ही दिशा में ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है एक नियम, 10% का नियम, ये भी आपको याद रखना है। और इससे भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखें। 10% का नियम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले तो समझिए कि 10% का नियम क्या होता है। देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। 90% ऊर्जा
वर्तमान पोषी स्तर में जैविक क्रियाओं के रूप में उपयोग में ले ली जाती है। यानी समझने की कोशिश करना है। लाइक मैंने उदाहरण दिया था, पेड़ पौधे, उसको खाया था कीट ने, उसको खाया था मेंढक ने, उसको खाया था सांप ने। सपोज ये एक छोटी सी श्रृंखला है, आप 3 स्तर वाली मान लेते हैं अपन, ठीक है। पेड़ पौधे, उसको खाया कीट ने, उसको खाया मेंढक ने, ये 3 पोषी स्तर की एक श्रृंखला मैंने ली। सपोज कीजिए कि इसने प्रकाश संश्लेषण किया तो पूरी 100% ऊर्जा इससे मिलेगी। 100% ऊर्जा जो भी होगी वो 100% होगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो 100% होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे पेड़ पौधे ने प्रकाश संश्लेषण किया तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद इसको मिली 100% ऊर्जा, पूरे 100% ऊर्जा इसको मिली। अब इसको कौन खाएगा? कीट खाएगा। तो जो ये कीट खाएगा उसके पास जितनी ऊर्जा इसके पास है उसका 10% ऊर्जा ही आगे जा पाएगा। इसमें से जो 90% ऊर्जा है उसको ये पेड़ पौधे जो भी है, इनकी जो भी जैविक क्रिया होती है, सबके लिए, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की जैविक क्रिया होती है, तो वो जैविक क्रियाओं के अंदर 90% ऊर्जा तो खर्च हो जाती है। 90% का तो ये उपयोग कर लेते हैं, उसमें से 10% ही आगे अगले पोषी स्तर में जा पाती है। वैसे ही आगे देखिए तो यहां से फिर वापस 10% ऊर्जा, यानी यहां से पेड़ पौधे से इसका 10% गया, नहीं 100 का 10%, 10, ठीक है। वैसे ही आगे नेक्स्ट इस पोषी स्तर में जाएगा तो 10% है, उसका भी 10% मिलेगा, यानी इसका भी 10% अगले पोषी स्तर में जाएगा, तो 10 का 10% कितना हो गया? 1। तो इस तरीके से ऊर्जा आगे बढ़ती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जाती है वो कितनी जाती है? 10% ही जाती है। 90% जिस पोषी स्तर के पास ऊर्जा है वो उसका उपयोग कर लेता है, यानी वर्तमान पोषी स्तर उसका उपयोग कर लेता है 90% ऊर्जा का। 10% ऊर्जा ही आगे अगले अगले पोषी स्तर में पहुंचाता है। तो आई थिंक क्लियर। तो 10% ऊर्जा 10% के नियम के आधार पर जाती है, यानी कि पहले बात करें तो पेड़ पौधों के अंदर 100% ऊर्जा, 100% में से 10% अगले में जाएगी, फिर उसकी भी 10% अगले में जाएगी। इस तरीके से ये पोषी स्तर से, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 10% नियम के आधार पर ही होता है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास वो मैं आपको बताऊं। लाइक आपके पास क्वेश्चन आया कि सपोज आपके पास जो उत्पादक हैं, सपोज आपके पास जो उत्पादक हैं, ठीक है, उत्पादक, उसके पास कितनी ऊर्जा है? 100% उसके पास ऊर्जा है। कितनी ऊर्जा है उसके पास? 100% उसके पास ऊर्जा है। 100% में से आप बताइए कि तीसरे पोषी स्तर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? 100% में से आपको तीसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा मिलेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो तीसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा मिलेगी तो आपको 10% नियम लगाना है। उत्पादक ये है, उसके बाद पहला पोषी स्तर, फिर दूसरा पोषी स्तर, फिर तीसरा पोषी स्तर। तो देखिए यहां से उत्पादक के बाद पहले पोषी स्तर के अंदर कितना मिला? 100% का 10%, 10, फिर इसका 10% कितना? 1, फिर आगे नेक्स्ट इसका 10% 0.1। तो इस तरीके से ऊर्जा मिली। तीसरे को कितनी मिली? 0.1 जूल ऊर्जा मिली। कितनी मिली? 0.1 जूल ऊर्जा मिली तीसरे पोषी स्तर को। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके लिए आपको 10% का नियम याद रखना होगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10% का नियम याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक आपको समझ आ गया, 10% का नियम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं खाद्य जाल के बारे में। अब अपन बात करते हैं खाद्य जाल के बारे में, और खाद्य जाल के बारे में आपको जब 8 श्रृंखला समझ आ गई तो खाद्य जाल भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए खाद्य जाल क्या होता है। यदि 2 या 2 से श्रृंखलाएं आपस में मिल जाए, 2 या 2 से ज्यादा 8 श्रृंखलाएं आपस में मिल जाए, एक जाल बना ले तो खाद्य जाल बन जाता है। लाइक जैसे ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाया किसने? खरगोश ने। पेड़ पौधों को ही खा लिया चूहे ने, पेड़ पौधे को ही खा लिया तिलचट्टे ने, ठीक है। तो पेड़ पौधों को यहाँ पर खरगोश ने खाया, तो खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने। तो एक चेन है। वैसे ही इधर से पेड़ पौधे से चूहे ने खाया, चूहे को खा लिया चील ने, तो एक दूसरी श्रृंखला है। वैसे ही पेड़ पौधों को खाया खरगोश ने, खरगोश को लोमड़ी ने। ऐसे ही इधर तिलचट्टे ने खाया पौधे को, और पौधे के बाद तिलचट्टे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने। तो इस श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद जो जाल बनता है उसी को ही आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। समझने की कोशिश करें, एक बार फिर से बताता हूं। जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर क्या है? सिंगल है, इसको खरगोश ने खा लिया, इसी को ही चूहे ने खा लिया, इसी को ही तिलचट्टे ने खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सांप किसको खा रहा है? मेंढक को खा रहा है, मेंढक तिलचट्टे को खा रहा है, यानी सांप के द्वारा तिलचट्टा खाया जा रहा है, एक तरीके से अपन ये कहें। वैसे ही सांप को ही चूहा खाया जा रहा है, यानी सांप के द्वारा चूहे को, जो चूहा है यहाँ पर उसको खाया जा रहा है, सांप चूहे को खा रहा है। वैसे ही इधर लोमड़ी
खरगोश को खा रही हैं और खरगोश इसको खा रहा है, तो एक जाल बन गया। 2-3 श्रृंखला इसमें आपस में जुड़ जाती हैं और उनके बाद जो जाल बन जाता है वो आहार जाल या खाद्य जाल कहलाता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो पारितंत्र के अंदर अपन ने जो भी पढ़ा है वो आप सबको याद होगा। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, 10% का नियम, उसके घटक और उसके प्रकार, ये सारे क्वेश्चंस आपके कंपीटिटिव एग्जाम्स में, आपके रीट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़े इनको। एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार आप देख सकते हैं, काफी टाइम है आपके पास अभी। तो आप इन सब के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करें, सबको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन अपन बात करेंगे, तो उसके अंदर अपन बात करेंगे इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। इसके बाद आपको एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, पर्यावरण समस्याएं। पर्यावरण समस्या के बारे में आप सबको पता होगा, प्रदूषण से संबंधित समस्याएं, वो अपन जब एमसीक्यू सेशन इसका चलाएंगे नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 4 के अंदर, तो उस एमसीक्यू सेशन के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे बाकी रिमेनिंग पोर्शन को, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं आपको और आज फिर कहूंगा, जितना थ्योरी आप कवर करते हैं उससे ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। जितना थ्योरी आप कवर करते हैं उससे ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, पेपर सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी हैबिट होगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और फाइनल एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश रहेगी और उससे ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग आपका रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। नए चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे भी आप